उसके बाद कोविड की वजह से 2 साल से शोज़ नहीं हो सके। उसके अलावा जो अपना तजुर्बा है वो मेंबर से शेयर करते हैं, जो इल्म हमारे पास नाकिसा है वो अपना तजुर्बा, अपना प्रैक्टिकल वो शेयर करते हैं। तो 2016 में जब इस सोसाइटी का आगाज़ हुआ था तो उस वक़्त सबसे बड़ा सवाल ये था कि लोगों को किस तरह अल्बाइनो, रेड आई और लटीनो पर्सनाटा से आगे ले जाया जाए। अभी भी कई लोग हैं, कई लबर्ड के ब्रीडर हैं जो म्यूटेशंस में अभी तक नहीं आए और वो यही डर रहे हैं 2, 3, 4 साल से कि ये ना हो कि हम लोग म्यूटेशंस में आए और पता चले कि जी इसकी मार्केट डाउन हो गई है। ये लबर्ड या एग्जीबिशन या होगोरोमो, हर हॉबी के 2 एस्पेक्ट हैं, एक एज अ हॉबी और एक कमर्शियल एस्पेक्ट। तो अब ज़्यादा लोग जो है वो कमर्शियली लबर्ड ब्रीड करवा रहे हैं, चूँकि हर बंदे को 2 साल में ख़ास तौर पे जब का कोविड आया है, बिजनेस की जो पोजीशन है, जॉब्स की जो पोजीशन है, तो हर बंदे को अपना इनकम का कोई ना कोई सोर्स चाहिए। तो अभी तक जो लबर्ड का कमर्शियल एस्पेक्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत से लोगों को बेनिफिट मिला है, खुसूसन 2-3 साल में। पहले ये होता था होगोरोमो किसी ने रखा हुआ है, किसी ने एग्जीबिशन रखा है, किसी ने बड़े पैरट्स रखे हुए हैं, तो उसमें इस तरह होता था कि जिसका तो नाम था, जो पुराना ब्रीडर था, जिसकी पीआर थी या जो उस्ताद थे, उनका बर्ड सेल होता था। उसके बाद जब सेकंड टीयर में, थर्ड टीयर में या जो न्यू फैंसियर ब्रीड करवाता था उसका बर्ड सेल नहीं होता था, कमर्शियल वैल्यू उसको उस तरह नहीं मिलती थी। लेकिन लव बर्ड में अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने अगर पहले सीज़न में भी बर्ड ब्रीड करवाए हैं तो उसने अच्छी खासी इनकम की है। इसकी लाख तादाद मिसालें हैं। हो सकता है कि इस हॉल में भी कुछ दोस्त बैठे हों जिन्होंने फर्स्ट ईयर ब्रीड करवाई हो म्यूटेशंस और उनको अच्छा कमर्शियल बेनिफिट इसका मिला हो। तो अभी भी कई लोग जो है वो यही सोचते हैं कि म्यूटेशन में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अभी तक जो लव का कमर्शियल एस्पेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह उससे तो बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। अभी जो इसका एज ए हॉबी इसका प्रॉस्पेक्ट है या जो शो अरेंज होंगे, जो लव में जो शो लव है, अभी उसकी डिमांड या अभी उसकी प्रोडक्शन होना बाकी है। अभी वो एक सफ़र तय होना बाकी है। 2019 में जब शो हुआ था जिसमें एडविन जज आया था बेल्जियम का, वो भी जज जो है उसने BVA इंटरनेशनल जो सोसाइटी है उसका फाउंडर था। वो उसने जब शो में यहाँ आया था तो उसने भी कहा था कि पाकिस्तान में बड़े अच्छे लेवल के जो है शो बर्ड ब्रीड हो रहे हैं और अगर 2020 और 21 में शो होते रहते तो मोस्टली जैसे आज लोग डिमांड करते हैं हमें ओपलाइन चाहिए, फिशर चाहिए या क्रिमिनो चाहिए, तो लोगों का माइंडसेट चेंज हो जाना था। हर बंदे ने फिर कहना था हमें शो क्लास लव बर्ड चाहिए। अभी चूंकि उसका कमर्शियल एस्पेक्ट है, कोई चीज़ ऐसी होती है कि जो शो स्टैंडर्ड की नहीं भी होती तो वो भी सेल हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस आती जाएगी 2019 के बाद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोजीशन पे हूँ और जो भी थोड़ी बहुत लव बर्ड के लिए काम कर सकते थे वो एज ए टीम हम कर रहे हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको, जैसे मुस्लिम भाई ने बहुत सारी डिटेल्स दे दी हैं आपको लव बर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के बारे में, बेसिक सी बात करूँगा उस पर। लव बर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान का जो बेसिक पर्पज़ है दैट इज़ टू प्रमोट द लव बर्ड इन पाकिस्तान। अच्छा, उसमें जो शोज़ हैं उनका बहुत बड़ा रोल रहा और दिस इज़ द ओनली पायनियर सोसाइटी जिसने उस टाइम पे वो सारी चीज़ें स्टार्ट की जब लोगों को लव बर्ड के बारे में बेसिक अवेयरनेस मिली थी। और उस टाइम की जो मैनेजमेंट थी, जो लोग थे, जो एग्जेक्टिव बॉडी, आज भी वो लोग हैं और कुछ लोग हमारे जो भी सोसाइटी का हिस्सा नहीं, लेकिन वो लव बर्ड्स की ओवरऑल प्रमोशन के लिए पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। तो ये तो बेसिक सा इंट्रोडक्शन। मैं उसके बाद आप सब लोगों को का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए और अपने कीमती वक्त में से उन्होंने टाइम निकाला। हमारी टीम जो जेहलम की है, अमार ख़ास तौर पे, और इसके कलीग्स, दोस्त जिन्होंने यहाँ पे इस सारे जो गैदरिंग है उसकी अरेंजमेंट को बड़े मिनिमल टाइम के अंदर किया। फिर हमारे वो भाई जो जेहलम बर्ड सोसाइटी से हमारे मेहमान हैं, दे आर मोस्ट वेलकम और प्रॉबली मेरी किसी से भी मुलाकात नहीं होगी
लेकिन आप सब लोग इस हॉबी के अंदर हमारे साथ हैं। और मैं आपको भी बताता चलूँ कि लव बर्ड का शौकीन मैं बाद में बना हूँ। मैं खुद बेसिकली बजरीगर का शुरू से, बल्कि हमें से मेरा ख्याल है 80% लोग बजरीगर के ही शौकीन थे। जिससे भी आप पूछेंगे, जो आज जिन लोगों का नाम है, जो भी कुछ कर रहे हैं, जब आप उनसे पूछेंगे बर्ड के बारे में तो कहेंगे जी हाँ जी, हम बजरीगर ही से ही स्टार्ट लिया था। तो बजरीगर आज भी हमारा फेवरेट है जी। और लव बर्ड, क्योंकि आप इसको यूँ समझ लें कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इवॉल्व होती हैं, चीज़ें मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी जा रही हैं और चीज़ें आगे बढ़नी होती हैं। तो बहरहाल हम लव बर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के उस बिहाफ पे हमने लव बर्ड की प्रमोशन के लिए डेफिनेटली काम करना है और आप सब लोगों के साथ करना है। अच्छा, मैं मोहसिन भाई की बात को थोड़ा सा आगे लेके चलूँगा, उसके बाद जो मेरा टॉपिक है मैं उस पर बात करूँगा। लव बर्ड जो ओवरऑल एज अ फैंसी है, ये इसके जो प्रेजेंट एस्पेक्ट है और फ्यूचर के अंदर जो इसके कमर्शियल एस्पेक्ट और बाकी एक हार्मनी के, आज हम 60-70 लोग एक जगह पे जमा हुए हैं और हमें से कोई भी बंदा, किसी का क्लास फेलो प्रोबेबली ना हो, कहीं किसी का कोई रिश्तेदार ना हो, लेकिन इस बर्ड की वजह से इकट्ठे। और इसी तरह पूरी दुनिया के, पहले पूरा पाकिस्तान की बात करना, फिर पूरी दुनिया के अंदर हम सब लोग कनेक्टेड हैं इस खूबसूरत हॉबी की वजह से। तो मैं इस पर जो बेसिक सी बात करूँगा कि इसको बोलते क्या है। तो हम में से बहुत सारे पढ़े लिखे लोग और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि प्रोफेशनल फील्ड से हैं वो आ चुके हैं। और क्योंकि ये बर्ड हॉबी खुद एक प्रोफेशनल फील्ड बन गई है, तो इसमें जब हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो आज से 3 साल पहले मैं ये सोचता था कि जो मेरा सोशल सर्कल था और मेरे क्लास फेलोज, मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव्स जो जिस प्रोफेशन में थे, कि तो मैं सोचता था कि इस प्रोफेशन में, जिसको हम नॉर्मली कहते थे जी ये तोते पालते हैं या बर्ड रखे हुए हैं, तो इस प्रोफेशन का कोई नाम होगा, कोई चीज़ होगी ऐसा, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर इस पर काम हो रहा है। तो मैंने जब इसको सर्च किया तो मुझे पता चला कि जिस तरह एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर और डिफरेंट और फील्ड्स हैं, इसी तरह एविकल्चर भी एक फील्ड है। और इस एविकल्चर के अंदर सिर्फ लव बर्ड नहीं बल्कि तमाम दूसरे बर्ड्स भी आ जाते हैं। तो मैंने उस पर एक वीडियो बनाई और आहिस्ता आहिस्ता हम लव बर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के जो मैनेजमेंट के लोग थे वो लोग भी, और बहुत सारे और लोग, आप किसी जगह पे बैठते हैं जहाँ पे कोई भी प्रोफेशनल लोग और आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना हो, तो आप अपने आप को एविकल्चरिस्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, जस्ट टू पे रिस्पेक्ट टू योर प्रोफेशन और योर शौक, वट एवर इट इज़, आप उस चीज़ को ओन करें और लोगों को बताएं। पूरी दुनिया में इस पर ट्रेनिंग्स हो रही हैं जी, ऑनलाइन भी बहुत सारे सेशन हैं और पाकिस्तान के अंदर भी ट्रेनिंग्स हो रही हैं। और इंटरेस्टिंगली इन पास्ट फ्यू ईयर्स जितना ज़्यादा एविकल्चर पाकिस्तान के अंदर प्रमोट हुआ है, ख़ास तौर पे लव बर्ड के अंदर, वो शायद दुनिया में कहीं ना हो। क्योंकि मेरी इंटरनेशनली बहुत सारे लोगों से एसोसिएशन है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ एज अ बायर कि मैं लव बर्ड खरीदता हूँ, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग जो पाकिस्तानी लव बर्ड ब्रीडर्स को फॉलो कर रहे हैं दुनिया के अंदर, जिसमें ख़ास तौर पे जो गल्फ़ रीजन है हमारा, और उसमें सऊदी अरब और बहरीन, कतर और ये सारे जितने भी कंट्रीज़ हैं, दे आर फॉलोइंग अस, दे आर फॉलोइंग पाकिस्तानी ब्रीडर्स। और क्योंकि नेचुरली मे बी दे आर मुस्लिम कंट्रीज़ और समहाउ हमारे दोस्त या रिलेटिव या कोई ना कोई वहाँ है और हमारी लैंग्वेज को भी वो समझते हैं, तो यूरोप और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ की निस्बत वो पाकिस्तानी ब्रीडर्स को प्रेफर करते हैं और पाकिस्तानी ब्रीडर से बर्ड लेना चाहते हैं। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर थोड़ी सी एफर्ट मेरे एलएसपी के दोस्तों की वजह से और कुछ एफर्ट्स की वजह से जो एक एक्सपोर्ट हमने ओमान के अंदर की, और उधर पाकिस्तानी लव बर्ड के बारे में जो आप बात हो रही होती है, और हमें से सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे ऐसे फैंसियर जो रिसेंटली हैं उनके पास भी क्वेरीज हैं कि जी हमें लव बर्ड चाहिए पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत अच्छा लव बर्ड ब्रीड कराया जा रहा है। इंटरेस्टिंगली कुछ माह पहले मेरे पास एक क्वेरी आई और उस साहब का नाम था फ्रेंको और फ्रांसिसो, समथिंग लाइक दैट। तो मुझे उसने बोला कि मुझे तुमसे बर्ड चाहिए, तो मैंने उससे पूछा कि यार मैं बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आती हैं कि आप किस कंट्री से, तो ही वॉज लाइक कि मैं स्पेन से हूँ। तो मैंने उसको रिप्लाई किया, मैंने कहा यार यू पीपल हैव द बेस्ट बर्ड्स इन द वर्ल्ड एंड वी विश टू इम्पोर्ट बर्ड फ्रॉम यू पीपल, व्हाई यू आर आस्किंग फॉर मी फॉर द बर्ड्स। तो उसने मुझे कहा कि नहीं, हमारे पास बर्ड्स हैं यहाँ पे, लेकिन जितने अच्छे बर्ड्स मैं अब पाकिस्तानियों के पास देख रहा हूँ, हमारे पास उस तरह के बर्ड नहीं है। तो आई वॉज अस्टॉनिश्ड, और मेरी वहाँ भी लोगों से बात हुई, जी हमारा बर्ड नो डाउट है। मैं कहा हम पूरी दुनिया में आप लोग बर्ड देने वाले हैं और आप हमसे मांग रहे हैं।
तो एक्चुअली सिचुएशन ऐसी है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में लव बर्ड इस लेवल और इस स्टैंडर्ड में ब्रीड होना शुरू हो गया है कि हमारे से पूरी दुनिया बर्ड लेना चाहती है, और इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि आप पाकिस्तान से बहुत अच्छा बर्ड एक्सपोर्ट करेंगे। और इंशाल्लाह बाय स्टैंडिंग ओवर हेयर आई प्रॉमिस, और मेरी उस पर पूरी एफर्ट और मेरी एलएसपी की टीम पे भी इसमें मेरे साथ है कि हम सारे लव बर्ड की प्रमोशन नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और इन चीज़ों पे, बल्कि इसके अंदर जितना लोगों का फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी आ गया है उसको भी सपोर्ट करते हुए एक्सपोर्ट पे वर्किंग, और ये सारी चीज़ें हम करेंगे। और इन फ्यूचर आपको ये चीज़ें नज़र भी आएंगी फ्रॉम द ब्रीडर्स एंड। पहले ये सारी चीज़ें हो रही होती थी इंपोर्टर एक्सपोर्टर के उस पर रहमो करम पे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया से अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है और चैनल्स इतने ज़्यादा हैं, बर्ड की लोगों को समझ इतनी ज़्यादा है। और एक चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अभी जिस स्टेज पे हम पाकिस्तान में ब्रीडिंग करा रहे हैं, मोर और लेस हम जो यूरोप के अंदर वर्किंग हो रही है हम तकरीबन पैरेलल चल रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सारे और कंट्रीज जिसमें सबसे बड़ा आपका नेबरिंग कंट्री इंडिया है, और फिर बांग्लादेश और श्रीलंका और गल्फ कंट्रीज की तो मैंने बात की है ऑलरेडी। ये लोग अभी 3 साल बाद उस जगह पे आएंगे जहाँ पे आज पाकिस्तानी ब्रीडर काम कर रहा है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम कि हम इस चीज़ के ऊपर वर्किंग करें और इसको एज ए इंडस्ट्री जो एक शेप ऑलरेडी हो चुकी हुई है उसको हम फिर एक इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके जाएं। उसके बाद जो दूसरी बात ये है जी कि हमारे अगर आप लोकल पोटेंशियल की बात करें तो पाकिस्तान की 22-23 करोड़ आबादी है, और मेरी अभी एक हमारे रिसर्चर दोस्त भी हैं जो कि अभी कल्चरिस्ट हैं, उनसे मेरी बात हुई। मैं उनसे रफली आइडिया ले रहा था कि पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल एविकल्चर यानी कि तमाम बर्ड्स को मिला के और लव बर्ड को मिला के क्या नंबर होगा, तो उसके अंदर भी खासे बड़े नंबर सामने आए और उनकी रिसर्च काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटेड और वो थी। तो आप इस चीज़ को जहन में रखें कि अभी लव बर्ड का ब्रीडर पाकिस्तान की टोटल आबादी के 0.000 समथिंग पे भी नहीं है, तो इट मीन्स ओनली इन पाकिस्तान देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। अभी बहुत सारे डॉक्टर्स, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, जनरल फिजिशियंस, आर्मी ऑफिशल्स, उसके अलावा हमारे बिजनेसमैन अभी रिसेंटली मेरे पास ओरिएंट ग्रुप के जो सीईओ थे वो आए हुए थे, और भी इसी तरह डिफरेंट कंपनीज के जो बड़े सीनियर लोग जो कि बिजनेस पर्सपेक्टिव से इसको देखते हैं, दे आर एस्टेब्लिशिंग देयर शेड्स और वो एक्सपोर्ट पे ही वर्किंग कर रहे हैं, और लव बर्ड उनकी जो पोर्टफोलियो में से समझ लें कि मेजर प्रोडक्ट है। तो जेलम में जो भी हमारे भाई हैं और जो भी बर्ड्स के शौकीन हैं, मैंने पहले ही बोला कि मैं खुद बहुत सारे बजरीगर्स और कॉकटेल्स और ये सारे बर्ड्स का शौकीन रहा हूँ, और आज भी मेरे पास कुछ बर्ड्स मौजूद हैं। लेकिन लव बर्ड से रिलेटेड जो अगर आप लोगों को सपोर्ट चाहिए किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, इधर वो म्यूटेशंस के नॉलेज से रिलेटेड हो, ब्रीडिंग से रिलेटेड हो या किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो, तो लव बर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान इज़ ऑलवेज देयर। और इसीलिए ऑनेस्टली स्पीकिंग के सारे लोग अपने अपने स्केड्यूल में इतना बिजी होते हैं, लेकिन वो रूटीन में वो सारा अपनी फैमिली को छोड़ के आज यहाँ का 3.5 घंटे का सफ़र करके यहाँ पे आने का मकसद यही था कि आप सारे भाइयों से मिला जाए और थोड़ी सी अवेयरनेस, जो थोड़ा बहुत नॉलेज हमारे पास है वो शेयर करें। इसी बहाने थोड़ा सा मैं जेलम भी देख लिया, तो बाकी देखते हैं कि और क्या प्रोग्राम्स बनते हैं। अच्छा जी, मैं अपने मेन टॉपिक पे आऊँगा, वो था ब्रीडिंग से रिलेटेड। लव बर्ड ब्रीडिंग, लव बर्ड एज अ ब्रीडिंग सेंस में कितना अच्छा बर्ड है, कितना टेक्निकल है, या बहुत ही मुश्किल है, ब्रीड ही नहीं करता, ठीक है। तो मैं आप सबको बड़ी मज़े की बात बताऊं कि लव बर्ड बहुत ही अच्छा ब्रीडर, और चंद बेसिक चीज़ों को अगर आप जहन में रखें तो लव बर्ड से बेहतर ब्रीडिंग आप किसी और बर्ड की शायद ना ले सकें। एक तो ये हार्डी बर्ड है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसके अंदर इतना इम्यून सिस्टम इसका है कि बहुत जल्दी बीमार नहीं होता। अच्छा, उसमें अब ब्रीडिंग से रिलेटेड जो चंद बेसिक बातें हैं जो कि हमें से कुछ लोगों को पता होंगी, कुछ को नहीं पता होंगी, उसमें हम बात कर लेते हैं। तो जो मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ वो लव बर्ड की एज है। अगर आपका लव बर्ड 12 महीने का है, वैसे अब जो लोग शो स्टैंडर्ड के लिए वर्किंग करते हैं, हम सब लोग कर रहे हैं ऑलमोस्ट, और बहुत सारे और लोग भी, मैंने अभी जो ऑनलाइन शो हुआ तो उसमें देखा कि नए फेंसर जिनसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, उनकी वर्किंग इन टर्म्स ऑफ ब्रीडिंग लव बर्ड फॉर द शो बहुत अच्छी थी। तो वो 18 माह तक भी कहते हैं कि 18 माह तक आप लव बर्ड को ब्रीड ना करें, लेकिन आइडियली 12 महीने का बर्ड बहुत अच्छा ब्रीड करता है, तो आपने एज को कंसीडर करना है। उसके बाद एक चीज़ जो कि पुराना ट्रेंड था कि हम वो लव बर्ड को चेक करते थे उसके जोड़ों से कि मेल है फीमेल है क्या है, और समटाइम उसके अंदर वो आप मिसजज कर जाते हो और उसमें प्रॉब्लम होती है। तो उसमें आप डीएनए कराएं, आपके बर्ड डीएनए हो, उनकी एज पूरी हो,
म्यूटेशन किस बर्ड को किसके साथ पेयर करना और क्या निकलेगा, ये एक अलग टॉपिक है। इस पे हम अभी जो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा उस पर भी कर सकते हैं। रूटीन के अंदर आप लवबर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के लोगों को कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम उसमें आपको गाइड कर देंगे। फिर इसका जो तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है वेदर, कि आइडियल वेदर क्या है लवबर्ड की ब्रीडिंग के लिए। तो लवबर्ड की ब्रीडिंग के लिए आइडियल वेदर जो मैं सजेस्ट करता हूँ और मैं समझता हूँ कि आपको सितंबर, क्योंकि अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारे एस्पेक्ट चेंज हो गए हैं वेदर के, आप सितंबर के अंदर पेयरिंग शुरू करें। 1 महीना बर्ड को आपने देना है बिफोर यू पुट अप द बॉक्स फॉर द ब्रीडिंग, कि आपका बर्ड उसके लिए प्रिपेयर्ड हो। उसमें उस 1 महीने में उस बर्ड की पेयरिंग भी हो जाएगी और जो आपने उसकी प्रिपरेशन करनी है इन टर्म्स ऑफ वाइटामिन्स और उसकी डाइट से रिलेटेड वो भी हो जाएगा। अक्टूबर में आप आइडली बॉक्स लगाएं, जैसा कि जेलम का भी वेदर है, लाहौर से मोर और लेस बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिंध और बाकी नॉर्दर्न एरियाज़ का डेफिनेटली फ़र्क है। तो यहाँ पे भी अक्टूबर इज़ द एब्सोल्यूट राइट टाइम। उसकी रीज़न ये है, बहुत सारे लोग सितंबर या अगस्त में भी लगाते हैं मौसम को देखते हुए कि 2 बारिशें हुई और बॉक्स लगा दिए, उसके बाद जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज हुआ तो बर्ड्स ने अपनी मीटिंग और वो चीज़ें चेंज कर दी, इनफर्टिलिटी आ गई और आपका पहला क्लच जो बर्ड का द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लच होता है वो वेस्ट हो जाता है। तो आप सितंबर में तैयारी शुरू करें, अक्टूबर में आप बॉक्स दें। तैयारी के अंदर आप क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले तो आपकी सीड मिक्स बेसिक है, बहुत बड़ी साइंस नहीं है, हम सबको पता है। उसके अंदर थोड़ा सा प्रोटीन लेवल को बेहतर करने का चीज़ें। उसके बाद जो आपका सॉफ्ट फूड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सॉफ्ट फूड पे भी बहुत डिटेल वीडियोस भी पढ़ी हैं और हमारे सीनियर्स ने उस पर बहुत दफ़ा बात भी की हुई है, आप उनसे पूछ भी सकते हैं, वीडियोस भी देख सकते हैं। बेसिक सा बता देता हूँ मैं, उसके अंदर आपका सोप सीड आ जाते हैं, वेजिटेबल्स आ गई, एग फूड आ गया अगर किसी कंपनी का यूज़ करना, और अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना अच्छा ब्रीडर है लवबर्ड के, टोटल नेचुरल डाइट पे भी आप इसको ब्रीड कराएं अगर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई विटामिन ना यूज़ हुआ हो, कोई कैल्शियम ना यूज़ हुआ हो, तो भी ये बर्ड आपको 2 से 3 क्लच रीजनेबली दे देगा। लेकिन आई सजेस्ट कि आप कुछ बेसिक मल्टीविटामिन, खास तौर पे कैल्शियम पे फोकस रखें, क्योंकि बहुत सारे मल्टीविटामिन तो हम अपनी नेचुरल डाइट में से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन जो कैल्शियम का सोर्स है वो काफ़ी वीक है। तो उसमें आप कुछ चीज़ें जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। चाहे आप किसी इंपोर्टेड प्रोडक्ट को यूज़ करें, चाहे पोल्ट्री को यूज़ करें, मैंने सारी यूज़ की है, ऑल द प्रोडक्ट्स आर फाइन और वो बिल्कुल ठीक वर्क करती हैं आपके बर्ड के लिए। तो आपने वो सारी चीज़ें जो भी उनको पूरा साल देनी है, वो एक पेपर पे जैसे हम अपनी वर्किंग करते हैं, आपने वो लिख लेनी है कि मेरा मिक्स फीड ये होगा, मेरा सॉफ्ट फूड ये होगा, ये कैल्शियम्स मैं यूज़ करूँगा, ये प्रोबायोटिक्स यूज़ करूँगा, और जो भी आप लोगों का प्लान है उसके अकॉर्डिंगली आपने पूरा सीजन उस चीज़ को लेकर चलना है। अच्छा, बर्ड्स आर जस्ट लाइक ह्यूमंस, जैसे कि सबसे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो इनका बिहेवियर है। अगर आप ये सारी चीज़ें कर भी लें और दुनिया का बेस्ट बर्ड ले लें और आप बर्ड के बिहेवियर को नहीं समझते या आप बर्ड से बातें करना नहीं जानते, तो बिलीव यू मी कि आपका बर्ड उतना अच्छा ब्रीड नहीं करेगा। जैसे इंसानों के अंदर डिफरेंट मूड्स हैं, डिफरेंट तबीयतें हैं, डिफरेंट नेचर है, सेम बर्ड्स में भी ऐसी है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका बर्ड आपसे क्या कह रहा है। तो बर्ड के अंदर आपकी ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बर्ड कौन सा बर्ड का ब्रीडिंग के लिए रेडी है, या कुछ बर्ड्स पेयरिंग नहीं कर रहे होते, तो कई पेयरिंग टेक्निक्स हैं। जिस तरह इंसानों में भी डिफरेंट लाइकनेस डिसलाइकनेसेस हैं, बर्ड में भी बिल्कुल वैसे ही है। तो आप बर्ड की ऑब्जर्वेशन का टाइम ज़रूर रखें बिफोर द ब्रीडिंग सीजन, ताकि आपको आइडियली पता चल सके कि आपके बर्ड, सर्टन बर्ड की, अब हम में से हम ये समझते हैं, एक बहुत बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि सितंबर अक्टूबर आया और आपके पास 50 पेयर है, 50 के 50 पेयर उसको बॉक्सेस दे दिया आपने, और अब आप गिनती कर रहे होते हैं उसके पेपर में बैठ के कि यार इन 5 ने तो ले कर दिया है, ये 45 क्यों नहीं कर रहे। वो 45 इसलिए नहीं कर रहे कि आपकी आधे बर्ड मोल्टिंग पे है, आधे बर्ड्स की एज पूरी नहीं है, आधे बर्ड्स की पेयरिंग ही नहीं है। तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि आपके वो 50 पेयर ब्रीड करें। इसलिए आपने बैचेस बेशक रख लें कि पहले ये 10 पेयर रेडी हैं, इनको बॉक्स लगाया, उन्होंने अपनी ब्रीडिंग स्टार्ट की। जब आप समझें कि अगले 10 रेडी हैं, आपने इंडिविजुअल हर बर्ड और इंडिविजुअल हर पेयर को टेंशन देंगे, तो फिर आप ऑप्टिमम रिजल्ट्स जो हैं वो ब्रीडिंग के ले सकेंगे। अदरवाइज वो बस फिर एक वो स्टोरी और एक फिजिबिलिटी के हद तक रह जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद आपकी जो एवरी मैनेजमेंट है और जो आपने ओवरऑल अपने बर्ड की कीपिंग हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से रखी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स हैं, उस पर मेरे दोस्त और मेरे कलीग वकास अहमद साहब बात करेंगे कि ब्रीडिंग केजेस क्या हैं, बॉक्सेस क्या है, नेस्टिंग कैसे करनी है, बर्ड को जितना नेचुरल रखें उतना बेहतर है, ठीक है। वो सारी बात उसमें अब आगे जाके आप करेंगे।
तो उसके बाद आपने जब एग्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग के अंदर जो, क्योंकि म्यूटेशंस बहुत एक्सपेंसिव हैं और हमारे पास नंबर ऑफ म्यूटेशंस ब्रीड हो रही होती हैं, तो प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे पास उनकी डाटा मेंटेनेंस है। मेरे पास पिछले साल समवेयर अराउंड 100 के आसपास बर्ड थे, और मेरा जो सबसे ज़्यादा जो टाइम का लॉस हुआ और फाइनेंशियल लॉस हुआ वो था मेरी डाटा मैनेजमेंट पे। मेरी डाटा मैनेजमेंट समहाउ वीक थी। आपने बहुत सारे एक्स फॉस्टर किए होते हैं, बच्चे निकलते हैं, रिंग नहीं हुए और आपको उनकी पेडिग्री पता नहीं होती, और ऐसा बर्ड फिर आप किसी को दे नहीं सकते, आपने टेस्ट ब्रीड करना है। तो अपनी जो बुक कीपिंग है, इट्स जस्ट लाइक एनी बिजनेस, जैसे खाते बनते हैं या डिटेल डाटा बनता है या कोई भी चीज़, अपने बर्ड के बॉक्सेस के ऊपर डाटा शीट लगाए, अपने रजिस्टर्स या कोई एक्सेल शीट बनाना चाहता है तो वो बनाए, और उसके अंदर एक एक पेयर के अगेंस्ट उसके डाटे को मेंटेन करें। उसका एक फायदा तो आपको ये होगा कि आपकी पेडिग्री स्ट्रांग रहेगी। जो आजकल पेडिग्री का बड़ा हम लोग कहते हैं यार ये बस शोर है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट पेडिग्री डज मैटर। दैट इज अनदर क्वेश्चन कि वो 7 पीढ़ियों की पेडिग्री आपको पता है, 3 पीढ़ियों की। मेरा ख्याल है इधर बैठे हुए मेजोरिटी लोगों को अपने परदादा का नाम भी शायद याद ना हो, और हमें से बहुत सारे लोग बात करते हैं यार इसकी 7 जनरेशन की हिस्ट्री चाहिए। तो बहरहाल जितनी हिस्ट्री आप उसकी बिल्ड कर सकें उतना बेहतर है, और उतना आपको फायदा भी होगा। और इस चीज़ में आपके बर्ड और ओवरऑल हॉबी को भी स्ट्रेंथन होगी कि जी ये पेडिग्री की सर्टन वैल्यू है, उसको बहरहाल आपने मेंटेन करना है। फिर आपकी लेइंग है, जब आपकी लेइंग आती है तो आपने अंडों के ऊपर अगर कोई नंबरिंग कर रहा है उसको फॉस्टर करने के लिए वो चीज़ें हैं। मैं बड़ी तेज़ी से गुजरूंगा क्योंकि वक्त बहुत थोड़ा है, बाकी चीज़ें इंशाल्लाह फिर उस पर भी डिटेल में बात होगी। इसी तरह जब फिर हैचिंग हो रही होती है और बच्चे निकल रहे होते हैं तो डेली कम अज़ कम एक दफ़ा आपने उन बच्चों को ज़रूर चेक करना है। बहुत सारे लोगों का बिलीव ये है कि अगर हम बर्ड को डिस्टर्ब करेंगे डेली तो बर्ड में भी अंडे बाहर फेंक दे, बच्चे मार दे, ऐसा कुछ नहीं है। आपने अपने बर्ड को ट्रेन करना है कि उसको पता हो कि आप उसके एक दोस्त हैं और आप डेली उससे मिलने आते हैं उसके घर। अगर आप इस फील से अपने बर्ड को चेक करेंगे और उनको टाइम देंगे तो बिल्कुल नहीं घबराएंगे। उसके लिए जब आप बॉक्सेस लगाएं तो आप बॉक्सेस को नॉक करने की आदत डालें ताकि बर्ड को पता हो डेली इंस्पेक्शन के लिए आ रहा है, वो घबराए नहीं। और आपने डेली बॉक्स इसी तरह चेक करना है, और जैसे ही आपका बर्ड कंफर्टेबल हो जाएगा तो किसी भी टाइम आपका बर्ड आपसे डरेगा नहीं। बहरहाल आपने बच्चों को डेली चेक करना है। 8वें 10वें दिन बर्ड को रिंग करना है। अपने रिंग्स जो लव बर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान की हैं वो आप लोग टाइमली ही ऑर्डर कर दें ताकि जब आपके पास ब्रीड आ रही हो तो रिंग्स आपके पास हो। वो रिंग असल में एक बर्ड जो कि ग्रीन फिशर है, मे बी वो 10,000 का है, लेकिन अगर वही ग्रीन फिशर पेल फेलो का या ओपलाइन का या डन फेलो का स्प्लिट है तो वो लाखों का हो जाएगा। और वो आप बीइंग अ ब्रीडर भी नहीं बता सकते अनटिल और अनलेस आपके पास उस रिंग की पेडिग्री मौजूद हो और वो कहीं लिखी हुई हो। तो आपने 10वें दिन या 8वें दिन या कुछ बर्ड जल्दी या कुछ लेट रिंग होते हैं, आपने उनको रिंग करना है। अब फिर टाइम तेजी से गुजर गया और बच्चे बड़े हो गए हैं। अब आपने ऑलमोस्ट बाय बुक 65th डे पे जाके बच्चा सेल्फ होता है। तो व्हाट आई सजेस्ट कि थोड़े दिन और दें आप अपने बर्ड को, और बच्चा जितनी देर माँ बाप के पास रहेगा उतना सिक्योर होगा। फिर एक गलती जो हम और करते हैं कि जब ये बच्चे सेल्फ हो जाते हैं तो हम फ़ौरन पकड़ के इनको फ्लाइट में छोड़ देते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हर बर्ड ऑर्नल्ड बन जाएगा। तो समटाइम वो ऑर्नल्ड नहीं बनता, उससे पहले वो वैसे ही मर जाता है। उसकी रीज़न ये है कि हम अपने बर्ड्स को नर्सरीज का कॉन्सेप्ट भी डेवलप करें अपने बर्ड रूम के अंदर। और जो लोग इसको एज अ फार्मिंग या एज अ थोड़ा सा बड़े लेवल पे आ गए हैं वो एक व्हाट आई बिलीव, और मैं इसको ऐसा करूँगा कि मैं एक नर्सरी रूम अलहदा से बनाऊँगा जिसके अंदर मेरे बर्ड्स पहला मोल्ड क्लियर करने तक रहें, यानी कि 4.5 से 5 महीने तक। जब वो बर्ड पहला मोल्ड क्लियर कर दे और छोटे केजेस में रहे, नर्सरी का केज का साइज जो है वो ऑलमोस्ट समझ लें आप ब्रीडिंग केज का साइज भी दे सकते हैं या स्लाइटली उससे बड़ा। उसके अंदर बहुत कम बर्ड जो है वो छोड़ें। जब बर्ड 5th मंथ क्रॉस कर जाए फिर आप उसको फ्लाइट दें। फिर फ्लाइट के अंदर फ्लाइट मैनेजमेंट एक पूरा डिटेल टॉपिक है। अच्छा, क्वालिटी के अंदर हम एक चीज़ कंसिडर करते हैं लव बर्ड में कि उसका साइज़ बहुत अच्छा हो, और कुछ लोग उस पर फोकस करते हैं कि उसको जी बड़ी से बड़ी फ्लाइट दी जाए। कुछ लोग जो है वो उसको उसकी डाइट पे फोकस करते हैं और उसे इतना कुछ खिला देते हैं कि जो शायद उसने पूरी ज़िंदगी में नहीं खाना। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ को मिस कर जाते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इन सब चीज़ों का रोल है, लेकिन इन सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है उसके पेरेंट्स की पेडिग्री और हिस्ट्री का। अगर उसके पेरेंट्स में अच्छे साइज़ के बर्ड्स हैं तो डेफिनेटली उनके जो बच्चे आएंगे वो भी अच्छे साइज़ के होंगे जैसे इंसानों में होता है। तो पहले आपने पेयरिंग की जो सेंस है उसको रखना है साइज को डेवलप करने के लिए। फिर फ्लाइट और डाइट डेफिनेटली अपना रोल पे उस पर प्ले करते हैं।
फ्लाइट के अंदर आप एक एज के बर्ड छोड़ेंगे, 1 या 2 दिन के अंदर ही छोड़ेंगे। बाद में जब 8-10 दिन 20 दिन गुजर गए हैं तो बर्ड उसमें ना छोड़ें, क्योंकि इट्स अ टेरिटोरियल बर्ड। जब वो अपनी स्टिक्स और उन पर जगह बना लेता है तो फिर वो नए आने वाले बर्ड्स को मारता है और उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। इसी तरह मैं पर्सनली जो रेड आई बर्ड है, और रेड आई बर्ड सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि आई बिलीव के पूरे पाकिस्तान बल्कि दुनिया का फेवरेट बर्ड है। उसमें अल्बाइनो से लेके और पेल फेलोज और डन फेलोज तक मैं उनको फ्लाइट अलहदा देता हूँ। मैं उनको अपने जो कॉमन ब्लैक आई बर्ड्स हैं मैं तो उसमें नहीं छोड़ता, तो आई सजेस्ट कि आप उनको एक डिफरेंट फ्लाइट दें। और फ्लाइट के अंदर भी फिर आप उनको 3 महीने 4 महीने वट टाइम यू थिंक के उसमें उनको देना चाहिए वो दें। उसके अंदर परचेज ज़्यादा हो, यानी कि वो जो स्टिक्स हैं वो मैक्सिमम हो, डिफरेंट स्टाइल की हो, डिफरेंट साइजेस की हो, ताकि उनके पंजों की एक्सरसाइज भी हो। अगर एक ही टाइप की स्टिक है तो आप देखेंगे बर्ड के पाँव जो होते हैं उन पर समटाइम वो निशान पड़ जाते हैं, ज़ख्म हो जाते हैं। तो अगर आप उनकी परचेज के साइजेस डिफरेंट रखेंगे तो उनके पास ये थोड़ी सी ऑप्शन होगी कि वो जिधर कंफर्टेबल है उधर मूव करें। इसी तरह फ्लाइट में जो आपके पानी वाले बर्तन, दाने वाले बर्तन, सॉफ्ट फूड वाले बर्तन वो मैक्सिमम लगे हों और वो स्टिक्स के नीचे ना हो, ताकि उसकी हाइजीन जो है वो भी ठीक हो। तो ये फ्लाइट ब्रीडिंग से लेके फ्लाइट तक का, ये तो वैसे इतना डिटेल टॉपिक है कि आई बिलीव दिन नहीं इस पे इससे भी ज़्यादा बात की जा सकती है जितना कुछ इसके अंदर बताने वाला है, लेकिन क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास तो मैंने बड़ा ब्रीफली फ्रॉम द पेयरिंग टिल कि आप उनके बच्चों को फ्लाइट में छोड़ें वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी जो भी कोई चीज़ किसी के माइंड में होगी तो फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन में उसको कर लेंगे। और एंड में बस इतनी सी बात कि आप सारे लोग जो हैं वो बड़े रिस्पेक्टेबल सब हमारे भाई हैं, रिगार्डलेस कि वो किसी भी बर्ड के शौकीन हो। और लबर्ड जो है वो पाकिस्तान का फ्यूचर है, मार्क माई वर्ड्स के इंशाल्लाह ये पाकिस्तान का फ्यूचर है और इवेंचुअली सब ब्रीडर्स ने इसकी तरफ आना है। तो इसको सीखें इसको एग्रीकल्चर एज अ प्रोफेशन लें या शौक लें या व्हाटएवर, लेकिन आप लव बर्ड्स से इवेंचुअली यू विल फॉल इन लव विद इट। थैंक यू। तो वकास भाई आ जाए।